राहुल भाई कैरी ऑन। धन्यवाद अबीर भाई, धन्यवाद आपका। और धन्यवाद अपने पायनियर ग्रुप का, और धन्यवाद सभी मेंबर्स का, सुधीर जी का धन्यवाद। और नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अल्कोहलिक, एक शराबी। हाय राहुल भाई। हेलो। ईश्वर की बड़ी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, फेलोशिप का सपोर्ट है, स्पॉन्सर की मदद है, कदमों का साथ है। आज किसी भी नशे से दूर हूँ और एक संतुलित स्थिति में हूँ। बहुत बड़ी ग्रेस है ईश्वर की। और जो टॉपिक है दिया है वो मेरा ही चुना हुआ है कि लिविंग हैप्पी, जॉयस और फ्री, मतलब एक खुशी, आनंद पूर्वक और एक स्वतंत्र जीवन जी पा रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अबीर भाई मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है राहुल भाई, आ रही है, बहुत अच्छी। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सुधीर जी। तो ये हैप्पी फ्री जॉयस लाइफ मैंने, क्योंकि ये स्थिति है अभी, इसलिए मैंने इसका चुना, ये विषय टॉपिक। लेकिन अब इस पे बात करने से पहले, लेकिन एक जैसे मैं एक शराबी हूँ, तो मेरा भी एक पास्ट जो पूरी तरह से शराब और शराबियत के दौर से गुजरा है, और उसकी चपेट में मेरा पूरा जीवन, जो भी मेरा यहाँ आने से पहले वो रहा है। मेरे माता पिता, पत्नी, जो भी मेंबर थे मेरे साथ थे, रिश्तेदार थे, जो अब हैं, जो अब नहीं रहे, उनके साथ भी मैंने वो शराब और शराबियत में जो समय निकाला है, तो उसका मतलब मैं जिक्र करना बहुत जरूरी है। नहीं तो निश्चित तौर पे मैं चीजें स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा कि मैं कैसे आज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आज मैं हैप्पी हूँ, मैं जॉयस हूँ, या मैं फ्री हूँ। आज उस स्थिति में कैसे मैं संभव हो पाया है, क्योंकि जैसे कि मतलब अमूमन मैं भी शराब जिस हिसाब से एकदम से नहीं इतनी पीने लगा था कि शराब के कारण मेरे जीवन में किसी तरह की कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ जाए, या बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाए, जिसको बोलें अस्त व्यस्तता। वो तो अब मैं ए में हूँ, इसलिए अस्त व्यस्तता का मतलब जानता हूँ। लेकिन जब पहले मैं था तो ऐसा जो मैं आज जान पाया हूँ, शुरू शुरू में तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, शराब ज्यादा भी हो रही थी तो समस्या बढ़ रही थी जरूर। कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो फिजिकली हेल्थ से रिलेटेड देख रहा था कि सुबह जब उठता हूँ तो यार हैंगओवर रहते हैं, और अपने कभी ब्लैकआउट्स भी हो रहे थे बीच में, क्योंकि मैं देखता था मैं ज्यादा शराब पी लेता था, तय क्वांटिटी से बहुत ज्यादा पीने में आ जाती थी। कभी शनिवार इतवार, छुट्टियों के दिन, नौकरियों से अच्छी नौकरियों में मैं रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न्स में। तो मैं देख रहा था कि जीवन तो ठीक है, और शराब भी उसके साथ चल रही थी। फिर लेकिन एक ज्यादा मैं पास्ट में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि करीब करीब मैं रोज बात करता हूँ, रोज सुनता भी हूँ, और मैं देखता भी हूँ कि जिस तरह से जीवन बर्बाद होता है। जीवन ऐसा नहीं कि बर्बाद ही होता है, आबाद भी था। अच्छी अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न में अच्छी अच्छी पोजीशन थी, बढ़िया पे सैलरी थी, घर के अंदर फैमिली में मदर फादर वाइफ आई, मतलब एजुकेशन भी ठीक ठाक था ईश्वर की कृपा से। सब मिला के मतलब सीधे सब कुछ ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल से अबो अबो एवरेज थी चीजें। और मैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, शराब भी पी रहा था तो शराब में ऐसी समस्या नहीं आ रही थी। हालांकि विरोध हो रहे थे, घर से ही शुरू हो रहे थे, मदर के और फादर से और मेंबर से। और जब पत्नी आ गई थी तो पत्नी भी बोलती थी कि ये रोज रोज ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शराब, मेरा पैटर्न कुछ ऐसा बना कि जब मैं ज्यादा भी शराब पीने लगा, या और जब मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ मैं एक अल्कोहलिज्म के फेज में आ चुका था। क्योंकि अब शराब जब मैं पीता था तो शराब पे मेरा नियंत्रण खत्म हो जाता था। ये मुझे सब कुछ नहीं मालूम था, पर मैं पीता था तो मेरे साथ होता वही था जो मुझे ए में आने के बाद मालूम पड़ा।
और जो आपसे आपकी शेयरिंग से बिग बुक में और जो सब लिखा था वो मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि ऐसा ही मैं होता था मेरे साथ प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से। तो मैं देखता था यार कि शराब में पीना, मैं बहुत सोच समझ के जाता था, क्योंकि मैं हर चीज में बिग बुक में ऐसा लिखा है कि कुछ ऐसे रहते हैं, अलग अलग स्तर के शराबी रहते हैं, पर एक शराबी में एक चीज कॉमन रहती है जो हम लोगों में पाई जाती है कि हम शराब जब पीना शुरू करते हैं तो हम अगर उसको बंद करना चाहें ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी, तो हम ईमानदारी कितना भी ईमानदार हो लेकिन हम उसको बंद नहीं कर पाते। ये मैं रिलेट कर पाया, बिग बुक से भी लिखी थी, फिर आपकी शेयरिंग सुनी, आप लोगों ने जो बताया तो भी मैं रिलेट कर पाया। दूसरी बात ये कि ये बात मेरे को रिलेट हुई कि जब हम, मेरा जैसा शराबी जब शराब पीना शुरू करता है तो कितना भी वो सोच के आए कि वो एक सीमित मात्रा में पिएगा, लिमिटेड क्वांटिटी में पिएगा, संयमित रह के शराब पिएगा, लेकिन जब मैं देखता था कि वो मैं शराब पीना शुरू करता था तो मैं बिल्कुल वो जो लिमिटेड क्वांटिटी हो या लिमिटेड वे में मैं तरीके से बिल्कुल शराब पीऊं, वो कभी नहीं हो पाता था। मैं एक्सेस शराब पी जाता था, एक्सेस पी के ही आता था, और जितनी भी पी के आए हूं उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरता था। यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एक लिमिट होती है शराब पीने की भी, एक सामान्य आदमी की भी, कि चलो आपने 1 क्वार्टर पी लिया, भाई 2 क्वार्टर पी लिया, अब उसके बाद भी मेरी पिपासा, मेरी मतलब मैं और चाहता हूँ, ऐसा लगता था कि और एक 90 हो जाए या 1-2 पैग हो जाए, मतलब संतुष्टि ही नहीं हो रही मुझे इतनी शराब पीने के बाद भी। ठीक है, पैसा है आपके पास, स्थिति परिस्थितियां सब आपके साथ हैं, लेकिन शरीर अब साथ देने से मना कर रहा था। लेकिन इधर शराब जब मैं उठा लेता था तो शराब की क्वांटिटी और रोकना चाहूं, फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती थी मेरे साथ दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि वो बिग बुक पे ही पढ़ता हूँ। बोले उसमें लिखा है कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सनकी किस्म के रहते हैं, कुछ ऐसे जो रहते हैं कि जो थोड़े समझदार रहते हैं। क्योंकि उसमें लिखा है इसलिए मैं समझदार बोलना नहीं चाहता, मैं इतना कोई अगर मैं समझदार रहता तो मैं बड़ी समझ के साथ काम ले लेता, लेकिन उसमें एक ऐसा उल्लेख है बिग बुक में दिया है कि बाकी सब कामों में बड़े विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ, शांति के साथ, बाकी सब लोगों के साथ व्यवहार बनाते हुए जीते थे, पर बोले शराब के सामने बड़ा नासमझी भरा व्यवहार करते थे। मतलब उसका बुक का अभिप्राय है ये, मैं जैसा समझा उसको, ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है लेकिन मैं समझा, तो मैं एकदम रिलेट कर पाया। देखिए मैं बिग बुक से ही आइडेंटिफाई कर पाया हूँ चीजों को, क्योंकि बिग बुक ने ही मुझे बताया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या था, क्या हूँ और क्या रहूंगा, ये मुझे बाद में बिग बुक ही बताएगी। तो मैं उससे बिल्कुल मुझे रिलेट हो रहा था। अच्छा दूसरी बात, मैं कितना भी समझदार हूँ बाकी सब चीजों में, लेकिन यहाँ पे मैं फेल हो जाता था, और ये बिल्कुल सही बात थी। मैं शराब के मामले में बिल्कुल एक नासमझी भरा व्यवहार करता था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाता था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। बाद में अगले दिन मुझे जरूर बहुत गिल्ट होता था, बहुत पश्चाताप होता था, बहुत दुख होता था मेरे को, ये सब चीजें होती थी, लेकिन ये भी एक तय सीमा तक ही चल पाया। क्योंकि एक समय के बाद अल्कोहलिज्म में जब जैसे 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 और बढ़ते गया, जैसे 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 समय और बढ़ता गया, तो वैसे ही ये जिस तरह की शराब की एक जो बीमारी किस तरह से मेरे लिए काम कर रही थी, जैसा कि पढ़ने में आया बिग बुक में कि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये बढ़ने वाली बीमारी है। अब बीमारी तो अंदर से बढ़ रही थी, मैं भले ही मान नहीं रहा था या मुझे मालूम ही नहीं था, ए में आने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था ये कोई बीमारी होती है, ये कोई मेंटल ऑब्सेशन है, ये फिजिकल एलर्जी है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, ये क्या है क्या नहीं, इससे मैं परिचित कैसे होता, मैं क्या कोई भी कैसे परिचित होता। तो मैं देख रहा था कि लेकिन अब मैं जूझने लगा हूँ जीवन में, क्योंकि अब शराब तो तय सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, साथ साथ उस तय सीमा से बढ़ने के साथ साथ वो जीवन भी मेरा बिल्कुल अस्त व्यस्त होने लगा था। अब मैं देख रहा था कि घर में ही सबसे ज्यादा मतलब मदर फादर ये बिल्कुल ऑब्जेक्शन लेने लगे थे, क्योंकि मैं देख रहा था नौकरियों पे मैं छुट्टियां मारने लग रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को शराब पीना थी। मैं व्यवहारिक रूप से बता रहा हूँ दोस्तों क्या हो रहा था, क्योंकि मैं प्रायोरिटी ये दे रहा था कि उस नशे का जो असर है मेरे को जो होता था वो इतना इतना अच्छा होता था कि मैं उसको ही याद रखता था, बस वही मेरे को याद रह जाता था।
लेकिन जो अनमैनेजेबिलिटी रहती थी कि मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहां पे मैं कितना शर्मसार हो रहा हूँ, मैं किस तरह से आता हूँ वहां से, किस स्थिति में शराब पी के आ रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल एक अलग ही असामान्य स्थिति में आ रहा था। ये घर वाले नोटिस कर रहे थे। नोटिस करने के बाद चिल्ला चिल्ला के जिस जिस तरह से भी बता सकते थे सब बता रहे थे। साम दाम दंड भेद जितनी भी स्थितियां बनती है, बोले जो भी अप्लाई हो सके। कुल मिला के उनका ये कहना था कि भाई ये तुम बंद करो शराब पीना, क्योंकि तुम शराब की पी के किस स्थिति में आते हो कि तुमको होश हवास नहीं रहता, तुम कैसे आते हो, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां जा रही हैं। अब मैं इसको समराइज करूंगा दोस्तों, क्योंकि जीवन में इसी तरह का शराबी किस तरह से होता है। रिलेशंस में बहुत भयंकर बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ रहा है। शादी हो चुकी थी, अगले साल ही एक बच्चा भी आ गया था, है ना। उसके बाद मदर फादर से के जॉइंट फैमिली से अलग होना हुआ। अलग होने के बाद फिर मेरा अलग से इंडिपेंडेंट अपनी वाइफ के साथ जीवन फिर एक शुरू हुआ अलग घर में, आफ्टर मैरिज ऑफ 3 years, क्योंकि 3 साल तक हम अपने मदर फादर के साथ ही रहे थे। उसके बाद वाइफ के साथ झगड़े बढ़ने लगे। वाइफ के साथ शुरू के तो बहुत अच्छे समय गए, सब तरह से अच्छा समय गया। क्या बोले तो मतलब आपसी हमारे संबंध जैसे हैं, भावनात्मक, सेक्सुअल और इमोशनल, सब तरह के संबंध हमने बहुत अच्छे से निभाए। लेकिन फिर धीरे धीरे इधर मेरी, क्योंकि जब मैं अलग हुआ मदर फादर से, मेरी शराब और बढ़ने लगी। भाई पत्नी ऑब्जेक्शन रही और करती थी, लेकिन मैं शराब इस तरह से पीता था कि मैं एक शराब पीने के बाद एक तय सीमा के बाद रुक जाया करता था। एक सबसे बड़ा मेरे साथ एक दुखद पहलू ये भी घटा है शराबीपन में और अपने अल्कोहलिज्म में, कि मुझे इस बात ने हमेशा ही अंधेरे में रखा कि यार तुम शराब औरों की तरह नहीं पीते, जिसे बोलते हैं ना एज येट, तुम औरों की तरह नहीं पीते हो, तुम रोज रोज नहीं पीते हो, तुम शराब पीने के बाद फिर रुक जाया करते हो, फिर तुम महीनों महीनों शराब नहीं पीते हो, फिर उन महीनों महीनों शराब में जितना भी खराब हुआ है, जितनी भी बर्बादियां हुई है, जितनी पतन हुआ है, उसको तुम फिर वापस समेटते हो, फिर तुम खड़े होते हो। तो ये एक तरह का, एक आप देखिए, एक ऐसा पागलपन का दौर जिसमें लिखा भी है, बिग बुक में लिखा भी है कि हम इस पागलपन से, इस इंसैनिटी के साथ जीते हैं कि हम वो काम लगातार करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसके परिणाम एक जैसे काम करते रहते हैं, एक जैसा हम पीते रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसका परिणाम कुछ अलग निकलेगा, है ना। रिपीटेडली doing again and again same crime and expecting मैं वैसा ही, मैं इस तरह से सोच रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं अलग हूँ, वो जो डिफरेंट वाली बात है ना दोस्तों, कि मैं डिफरेंट हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मैं शराब पीने के बाद किसी तरह की अभद्रता नहीं करता हूँ, किसी तरह की किसी तरह का मेरे कारण न्यूसेंस पैदा नहीं होता फैमिली में। मैं खुद एम्बेरस्ड रहता हूँ, ग्लानि में रहता हूँ, मैं शर्म से निराशाजनक स्थिति में रहता हूँ, लेकिन मैं किसी को ये मेरे कारण तकलीफ आए वो स्थिति पैदा होने नहीं देता। मैं उधार पाव पैसा कहीं से बाहर से खींचना, किसी से झगड़ा करना, इन स्थितियों से बिल्कुल अलग रहता था। मतलब ऐसी कई चीजें एज येट में हैं, लेकिन मैं ये चीज नहीं देख रहा था कि लगातार पतन होता जा रहा है, परिवार जा रहा है, रिश्ते जा रहे हैं। एक स्थिति फिर ऐसी आ गई वैवाहिक जीवन में कि मेरे पर झूठे प्रकरण लगना शुरू हुए। अब मैं झूठे इसलिए क्योंकि मैंने एक लंबी लीगल ट्रायल लड़ी है, और एक लंबा लीगल ट्रायल में मेरे पास मतलब मेरी मैरिज के आफ्टर 10 years मेरे को पहला केस मेरे पे लगता है, वो लगता है डाउरी का, दहेज का। जबकि मैं इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ, मेरा किसी तरह का कोई ऐसा कृत्य मैंने किया नहीं है, लेकिन वाइफ के साथ मेरे संबंध इस तरह से हो गए थे ईगोइस्टिक, वो उसका भी संबंध शराब से ही था। लेकिन ये मैं कुछ समझ नहीं रहा था, क्योंकि मैं बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बकायदा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली से रिलेटेड, वो सब मैं फुलफिल कर रहा था। मेरी पत्नी को कहीं नौकरी करने नहीं जाना पड़ता था, मैं सारी व्यवस्थाएं करके दे रहा था। लेकिन एक जो आपसी संबंध,
केवल एक ये नहीं है कि मैं कोई वित्तीय या फाइनेंस या जिसको बोलूं मैं जरूरतों को अगर पूरा कर रहा हूं तो मेरा काम पूरा हो जाता है। मैं भाई एक पत्नी के साथ मैं एक जीवन जीने आया हूं, तो उसको इसके अलावा भी बहुत कुछ लगेगा, सब लगेगा। उसको प्रेम लगेगा, उसको मेरे साथ वो समय चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं अगर मैं सेक्स करूं तो मैं बिना शराब के भी करूं। देखिए कितनी सिंपल सी बात है दोस्तों, लेकिन मैं मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी कि हाँ मैंने भाई घर का खर्चा दे दिया ना, बच्चे की स्कूल की फीस दे दी ना, जो आपको और भौतिक सुविधाएं चाहिए वो सब भी मैंने खड़ी कर दी ना, मैंने कार भी खड़ी कर दी ना, मैंने मकान भी मैं ले लूंगा। मतलब आप केवल ये कारण नहीं था, ये सब कर दिया ना, तो मैं सोचता था अब मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से जीऊंगा और जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे जीऊंगा। तो दोस्तों यहाँ मेरी मर्जी नहीं चली। एक स्थिति ये आई कि मेरे पे केस लगना शुरू हुए। तो सबसे पहले डाउरी का केस लगा, फिर मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस का लगा, और ऐसे करते करते मेरे रिट पिटीशन, ये हाई कोर्ट के और सब मिला के मैं एक स्थिति में ऐसा आ गया कि मैं 8 से 10 केसों के बीच में खड़ा पाया मैंने आपको, जिसमें जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय जिसको बोलते हैं, जो न्यायालय की भाषा समझते हो समझेंगे, और एक आपके जो बचा था हाई कोर्ट, वहां पे भी रिट पिटीशन लग चुकी थी। अब आप सोचो इधर मेरी स्थिति ऐसी, पत्नी चली गई मुझे छोड़ के, बच्चा चला गया, मैं अलग रह रहा हूँ, मेरी नौकरी चल रही है प्राइवेट की, है ना, शराब में पी रहा हूँ, हाँ शराब में पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अब मैं इतनी घोर निराशा में आ गया था, जीवन की इतनी घोर निराशा में आ गया था कि मेरे को मतलब समझ ही नहीं पड़ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति बन गई थी जीवन की। और उधर से पत्नी के प्रति जो, क्योंकि पत्नी के साथ मैंने जो समय बिताया है बड़ा प्रेम पूर्वक भी बिताया, सेक्सुअल लाइफ भी बहुत एंजॉय की है अपनी वाइफ के साथ मैंने, और इन बच्चे के लिए भी इमोशनल में अटैच था, वो भी जानती थी ये अच्छी तरह से। लेकिन शराब के कारण मेरे जीवन की स्थिति वास्तविक रूप से इस तरह से बन गई थी कि मैं इस दोराहे पर खड़ा हो गया था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, केवल वो न्यायालीन लड़ाइयां लड़ने के। और दोस्तों दिन में 3-3 पेशी रहती थी मेरी, एक दिन में 3 अलग अलग कोर्ट में पेशी रहना। आप सोचो, उसमें नौकरी करना, उस शराब भी चल रही है। इस तरह से मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक और आर्थिक स्थिति इस तरह से मेरी हो गई थी कि मैं पता नहीं ईश्वर में कैसे मैं जिंदा हूँ, यही समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। और वहां पे फिर एक मिरेकल मेरे साथ एक ईश्वर करता है कि क्या होता है कि मैं सही होने के बाद भी वहां पे लगातार पिछड़ रहा था। कहाँ पे? न्यायालय में मेरे पे दबाव हर तरह से बढ़ता जा रहा था, हर तरह से बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं तय करता हूँ, एक दिन मैं खुद तय करता हूँ, वो ईश्वर की मर्जी थी, लेकिन तय मैंने इसलिए बोला कि मैं तब ए में था नहीं और मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तय करता हूँ कि भाई मैं अगर इसी तरह शराब पीऊंगा तो निश्चित रूप से मैं जेल जाऊंगा, वो तो जाऊंगा ही जाऊंगा। मेरे माता पिता जो अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से मैं हूँ, मैं खुद भी हूँ, मैं बिना किसी गिल्टी के मैं गिल्टी फाउंड किया जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को साबित भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी शराब मेरे को साबित करने भी नहीं देगी। वो उस स्थिति में मेरे को वहां पहुंचा दिया था कोर्ट में उसने। तो मैंने कहा, सबसे पहले मैंने अंतर मन ने ये बात की कि भाई मेरे को शराब बंद करनी पड़ेगी। शराब मैं बंद कर देता था क्योंकि मेरा पीने का पैटर्न ऐसा था कि मैं 6-6, 8-8 महीने आराम से यूं ही ऐसे खींच जाता था। क्योंकि मैं, वो बात अलग थी कि 6-8 महीने के बाद मैं वापस पलटता था शराब की ओर, तो वो 6-8 महीने में मुश्किल से 15 दिन में ही उसका कोटा पूरा कर देता था। क्योंकि एज अ बिंज ड्रिंकर मैं इतनी अच्छा शराब पी लेता था कि जो लोग महीनों महीनों में पीते थे, मैं सुबह से लेकर रात तक पीता था, शाम तक पीता था, जब तक बेहोश होकर सो नहीं जाऊं घर पे आके। अब इस स्थिति में मैं वहां तय करता हूं और मैं शराब छोड़ता हूं। शराब छूटती है मेरे से, मैं दूर होती है, और वो दूर हुई 5 साल तक। मैं छोटा मोटा कार्यकाल नहीं था दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई वो वाली बात नहीं थी, ये केवल और केवल विल पावर पे थी तब 5 साल। लेकिन वो विल पावर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विल पावर वो कौड़ी किसी काम का नहीं आया, क्योंकि उसने मुझे एक तो सबसे पहली बात बिल्कुल ड्राई ड्रंक स्टेज में रखा।
लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे को न्यायालयीन लड़ाई में लड़नी थी और मुझे ये साबित होना था कि मैं सही होने हूं, तो सही साबित हो रहा हूं मैं। उस स्थिति में मैंने वो बकायदा सारी पूरी लीगल फाइट्स की मैंने उसमें, हर तरह से मैं लॉयर की तरह मैं वहां मैंने काम किया वहां पे। और मैं यहाँ वहां पे मतलब एक तरह से मैं अभियुक्त भी था वहां पे, हर तरह से। और मैं वहां से ससम्मान आफ्टर 7 years ऑफ कोर्ट फाइटिंग, कोर्ट स्ट्रगल, कोर्ट ट्रायल्स, मैं वो इस स्थिति में आती हैं, वाइफ की बीच में 2 या 3 बार मुझे बोलती हैं कि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं इस स्टेज में पहुंच गया था जीवन में कि अब मैं उनके साथ रह नहीं सकता था, क्योंकि अब मैं उस स्थिति में पहुंच गया था और वो इस स्थिति में थी, मुझे दिख रही थी कि अब मैं इनके साथ अगर किसी भी तरह का कोई वापस संबंध स्थापित करता हूं तो मैं इनके साथ आगे का जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाऊंगा, और न इनका जीवन सुरक्षित है, न मेरा जीवन। तो मैं तय कर लेता हूं, क्योंकि मैं होश में था, मैं भले ही ड्राई ड्रंक था लेकिन मैं शराब से दूर था, और मैं तय करता हूं। मैं दोस्तों, मैं वो मेरिट्स के आधार पे, बिना एलिमनी के, बिना किसी कंपनसेशन के मैं बाहर निकला। बच्चे को जरूर जो अलॉटेड हुआ था वो मैं मेंटेनेंस दे रहा था, और वो मैंने दिया ईमानदारी से, जो भी एज पर कोर्ट ऑर्डर किया था उस समय, और मैंने बकायदा दिया मैं। और मैं देने के लिए भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, मैं पैसा देने के लिए तैयार भी था। लेकिन यहाँ पे मैं मेरिट्स में निकला, बकायदा जितने भी डिसीजन हुए उनकी सर्टिफाइड कॉपी लेके निकला, ससम्मान निकला, आत्मसम्मान मेरा बना हुआ था। जैसे ही मैं निकलता हूँ वहां से, कुछ महीने और बीतते हैं, 5 साल से दोस्तों में शराब से दूर था, कुछ महीने और निकलते हैं, मुश्किल से 2 या 3 महीने, मेरा डिवोर्स हो चुका था। मेरा 2012 में मैं छोड़ता हूँ शराब, 2017 तक मेरी शराब रुकी रहती थी। मुझे डिग्री मिलती है, मैं फैमिली कोर्ट से डिग्री लेता हूँ, और उसके 2 या 3 महीने बाद मेरा मन ऐसा करता है कि यार अब जितना जीवन का जो कड़वा समय था वो निकल गया है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जो जो मतलब जिस तरह की बदनामियां और जो भी हुआ है अब हो चुका है, अब उसको मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं काम करता हूँ कि अब मैं शांति से बैठ के, बिना मतलब, ये देखिए बिग बुक में लिखा है दोस्तों कि अगर कोई जानबूझ के इस ओर जाता है मेरा जैसा शराबी, तो उसके परिणाम जो भी कारण आपके कितने खराब से खराब या कितने अच्छे से अच्छे रहें, लेकिन पीने के बाद जो घटित होगा, जो परिणाम आएंगे, वो सबसे ज्यादा भयानक आएंगे। ऐसा भी लिखा है बिग बुक में, मैंने पढ़ा है। और हुआ वही कि मुश्किल से 3 या 4 दिन में मेरी स्थिति इतनी गंभीर हो गई शराब पीने में, क्योंकि पहले 1 आध दिन 2 दिन तो मैं लिमिटेड क्वांटिटी से भी ड्योड़ा पी गया, डबल टिबल पी गया, लेकिन मुश्किल से 4-5 दिन में मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। अब ये तो मेरा पास्ट हो गया, फिर वापस बाहर निकलता हूँ, फिर वापस मैं खड़ा होता हूँ। अब यही क्रम बाद में भी चल रहा है। अब समझ में ही नहीं आ रहा, जीवन इतनी निराशा स्थिति में पहुंच रहा है कि वो बार बार इमोशनली पत्नी से संबंध बिताए समय, अपनी खुद की नौकरी अच्छी जो है उससे बिताए पास, उसमें घूम रहा है। अभी की प्रेजेंट स्थिति में मैं बिल्कुल एक निराश व्यक्ति, पश्चाताप से घिरा हुआ, ग्लानियों से भरा हुआ, डरों के साये में जी रहा है। ये मेरी मानसिक भावनात्मक स्थिति बता रहा हूँ दोस्तों। ये मैं ठीक आने से पहले, उसके बाद शराब रुकी नहीं रही है, जो चालू हो रही है सुबह से तो रात तक हो रही है, जब तक ब्लैकआउट नहीं हो जाऊं। और ये पैटर्न, जबकि मुझे घर वाले बता रहे हैं, भले भैया पास्ट बीत चुका है तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा विच्छेद हो चुका है, अब जीवन आगे है, तो तुम जीवन जियो ना, क्या दिक्कत है, जीवन जियो ना। और दोस्तों ये बातें मुझे, मैं अपनी जितनी भावनाएं हैं, जितनी भावनाएं हैं, पत्नी से संबंधित, बच्चे से संबंधित, वो वैवाहिक जीवन से संबंधित, वो अच्छे समय से, वो बुरे समय जो मैंने जिया है पास में, उसको मैं शेयर कैसे करता था, वो शराब के साथ करता था। भावनात्मक बैठा हूँ तो पी रहा हूँ, क्वार्टर पे क्वार्टर आए जा रहे हैं, सोच पे सोच चली जा रही है, मतलब एक पूरा पागलपन जिसको बोलते हैं, एक ऐसी अवस्था जो बिग बुक में फिर मेरे को फिर पढ़ने में आई कि एक ऐसी घोर निराशा कि जहाँ पे अब सारी संभावनाएं जीवन जीने की क्षीण हो चुकी हैं। उस स्थिति में मैं पहुंच चुका था, उस अवसाद में, उस दुख में पहुंच चुका था। और वहां से
मैं ए में आता हूँ, मैं ए में आता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करता हूँ मैं। मेरी मनस्थिति इतनी गंभीर थी कि मैं बात मेरे खाने, रहने, भौतिक व्यवस्थाओं की नहीं थी, मैं जीवन के प्रति, दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ फ्री हैप्पी जॉयस से पहले कि जीवन के प्रति एक जीने की जो इच्छा है वो मैं खो चुका था। ईमानदारी से मैं जीना ही नहीं चाहता था। भले ही मेरे घर पे मेरे माता पिता का अच्छा 3 मंजिला मकान हो, नीचे कार खड़ी हो, मैं जीवन भर नहीं कमाऊंगा तो भी मेरे पिताजी मेरे को खिला देते हैं, जो भी चाहे वो करने को तैयार थे, बात उसकी नहीं है। लेकिन एक अंदर से एक जो जीने की इच्छा होना, एक उत्साह होना, एक आशा भरी दृष्टि से जीवन को देखना, उठने से लेकर रात तक सोना। अब पीना भी उस स्थिति में नहीं हो रहा था कि पीने के कारण मैं जीवन जिंदा रह पाऊं। मतलब अब हर स्थिति में जीवन ने हाथ जोड़ लिए थे। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, इतनी घोर निराशा, बिग बुक में स्पेसिफिकली लिखा है ये आपकी निराशा का परफेक्ट रॉक बॉटम है जो मैंने हिट किया था। मैंने जीवन में निराशा का रॉक बॉटम वो हिट किया, जो मैं शराब की तो बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे कि शराब ने मेरी वो मन स्थिति, वो भावनात्मक स्थिति, वो आध्यात्मिक स्थिति मेरी शराब ने ही बनाई थी और जीवन में स्थिति परिस्थितियों ने बनाई थी। लेकिन जो मेरे अंदर जो स्थिति बनी थी कि मैं अब जीवन जीना नहीं चाहता, मैं मरना भी नहीं चाहता था, मैंने कोई आत्महत्या की भी प्रयास नहीं किए, मैं इतना भी नहीं था मैं, लेकिन मेरे जीवन के प्रति मेरा जो मैं जो महसूस अनुभव कर रहा था कि अब मेरे लिए एक वेजिटेबल हो चुका था मैं एक प्रकार से। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ आपको। और वहां से मैं ए में आता हूँ, मैं ए में आता हूँ, मेरी मीटिंग शुरू होती है, फिजिकल मीटिंग। एक एक दिन करके दोस्तों मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और कुछ एक 5 या 6 महीने में स्थिति मेरे को अंदरूनी महसूस होती है कि यार मैं आज भी केवल एक ही काम कर रहा हूँ, घर से केवल मीटिंग आता हूँ फिजिकली सुबह, फिर शाम को मीटिंग जाता हूँ फिजिकली, जो ग्रुप है मेरे टाउन में, इंदौर में जहाँ मैं रहता हूँ। उसके बाद मैं अपने ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ जो यहाँ पे चलती हैं ऑनलाइन मीटिंग, जैसे पायनियर ग्रुप की हैं, ऐसी और भी कई हैं, पिंक सिटी है और भी मैं जुड़ता हूँ। मैं केवल मीटिंग कर रहा था दोस्तों, मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि ये मुझे जिंदगी वापस देगी। मैं मीटिंग कर रहा था क्योंकि मैं देखता हूँ, और 6 महीने बाद 7 महीने बाद मुझे वास्तविक रूप से ऐसा लगने लगा कि यार मुझ में कोई एक जीवन के प्रति मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, अभी जीवन मैं चूका नहीं, अभी है यार, अभी अभी गुंजाइश है। मैं मेरे लिए एक दोस्तों इतने अंधेरे कमरे में बस वो माचिस की काड़ी जितनी लौ जो रहती है या दिए की, बस उससे ही वो अंधेरा खत्म हो जाता है, उस स्थिति में मेरा मन था। तो मुझे ऐसा लगने लगा यार अभी तो कुछ बाकी है यार, क्योंकि मैं अंदर से बड़ा ही शांत खुश रहने लगा। मैं ऐसा कोई भी बाहरी स्थिति इस तरह से नहीं बदली थी मेरी कि मेरी कोई बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी, कि मेरी फिर दूसरी शादी हो गई थी, कि फिर मेरे को मेरी जो पूर्तियां जो नहीं हो पाई हैं वो वैवाहिक जीवन की वो अब होने लगी हैं, या भावनात्मक जो पूर्तियां हैं जो पुरानी जो थी वो अब होने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं था और टिल डेट आज तक भी नहीं है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एक लाइन में स्पष्ट आज भी नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर ऐसा कुछ ऐसा घट रहा था जो एक बहुत एक शक्ति द्वारा, एक उसका आशीर्वाद बोलूं क्या बोलूं, मेरे मानने वाला ईश्वर का, कि मुझ में वो इच्छा जीवन के प्रति जीने की होने लगी। बस वो इच्छा थी, इच्छुकता थी, क्या बोलूं। इधर मैं शराब से दूर हो रहा था, इधर मैं धीरे से मैंने देखा 1 साल हुआ तो मैं उस शराब के जुनून, उस शराब के की जो डीप डिजायर है, जो क्रेविंग है, उससे भी मैं 1 साल के अंदर ही अंदर मुक्त हो गया। और मैं रोज अब खुशी खुशी सुबह उठ के, भले ही मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर की जो पीड़ा थी ना, वो जो पीड़ा थी परिवार को लेके, पत्नी को लेके, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। वो मेरे को और वो मुझे एक ऐसी स्थिति में रख रही थी कि मैं मतलब जीवन तो मुझे वेलकम कर रहा था, लेकिन मैं दरवाजे बंद कर देता था। तो मैं समझ नहीं रहा था यार, मैं या तो मैं बहुत अप हो रहा था या बहुत डाउन हो रहा था, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन आ रहे थे। और वो इसलिए कि जीवन पूरा घटनाओं से भरा था।
घटनाओं से भरा था, क्योंकि मेरे जीवन में अच्छी अच्छी नौकरियां, फिर क्योंकि एक 4 दिन की जेल यात्रा, क्योंकि वो नॉन अवेलेबल थी वो डाउरी एक्ट में, तो उसमें भी गया हम, उससे भी ससम्मान में बाहर आया हम। और विदेश यात्रा, खुद की मेरिट्स पे कंपनियों के द्वारा, एक अच्छी फैमिली, फिर उसके बाद एक लंबा कोर्ट ट्रायल, फिर पत्नी के साथ कोर्ट के अंदर जो भावनात्मक इंटरेक्शंस होते थे, जिसमें वो आना चाहती थी, हाथ पकड़ती थी, कंधे पे हाथ रखती थी, फिर उससे निकल जाना, एक एक ड्रामेटिक जिसको बोलेंगे, एक बिल्कुल क्या पता जैसे कोई पिक्चर चल रही हो। बिल्कुल मैं दोस्तों अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ उसके बारे में। जिस तरह से कोर्ट में जो सीन्स होते थे ना, मैं देखता था ना, वो अच्छा, वो सुंदर भी बहुत थी, इसलिए नहीं मेरी पत्नी थी इसलिए सुंदर है। मैं तो डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि स्थितियां इस तरह से भावनात्मक असंतुलन के साथ रहती थी जैसे कोई साला पिक्चर चल रही हो मेरे जीवन में। अब इतने उतार चढ़ाव के बाद अब बात आती है हैप्पी जॉयज और फ्री के लिए उस पटरी पे आना और वो ईश्वर के द्वारा लेके आ जाना, ये संभव। मैं एक शराबी का जीवन बड़ा ही अद्भुत होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, सबके अनुभव भी सुनता हूँ डे टू डे बेसिस पे, मैं मीटिंग्स में अपने ग्रुप में ही सब बताते हैं, तो मैं देखता हूँ उनके जीवन के अनुभव कि यार, लेकिन ईश्वर की बड़ी दया रहती है मेरे जैसे आदमी पे कि वो यार, मैं साला जीवन से निराश हो गया था लेकिन वो नहीं हुआ मेरे लिए। वो बोल रहा अभी भी संभावना है बेटा तेरी, खड़ा होगा, और मैं खड़ा होता हूँ। और इस प्रोग्राम के कारण से कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे ही मैं एक स्पॉन्सर ले लेता हूँ और कदम शुरू करता हूँ, अब मुझे नहीं मालूम रहता कि कदम क्या करेंगे मेरे साथ, लेकिन कदम ये करेंगे कि आज कप के ऊपर लिखा है ना हैप्पी जॉयस और फ्री, ये जरूर इसने वापस लौटाया मेरा। क्योंकि अब मैं देख रहा था कि पहले मैं उन मानसिक और भावनात्मक जो जो प्रतिक्रियाएं जीवन मेरे साथ करता था, वो पत्नी के रूप में, उसके जाने के बाद, उसकी यादों से, माता पिता से मेरे जो वैचारिक मतभेद हैं, जहां मैं काम करता हूं, जिन लोगों के साथ में ए में भी बैठता हूं या बाहर करता हूं, इनके ऊपर पूरी तरह से मैं भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहता था। ये जैसा चाहे मुझे जैसा चाहे ये चाहे तो मुझे रिएक्ट करवा दें, ये चाहे तो मुझे डिप्रेस्ड कर दें, ये चाहे तो मुझे एकदम से मेरे को हैप्पी और जॉयस फील करवा दें। तो मैं समझने लगा यहाँ दोस्तों, ये एक प्रोग्राम में जब मैं स्टेप वर्क करने लगा, यार मैं जीवन अपना जी रहा हूँ अंदर से कि यार ये मेरा जीवन कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो घर से शुरू हो, चाहे पत्नी से संबंधित हो, चाहे जहाँ काम कर रहा हूँ वहां से संबंधित हो। मेरा खुद का क्या है, मेरा खुद का क्या। तब मुझे मालूम पड़ा कि यार, मैं जिस ट्रैक पे आज तक जीवन को लेके जा रहा था, जो अस्वीकृति की भावना से, सबसे पहले मैंने वो स्वीकार करना शुरू किया, मैंने सरेंडर किया, शक्तिहीनता मानी, अपनी विनम्रता महसूस हुई मुझे। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वर्क के कारण मुझे ऐसा लगने लगा कि जिन बंधनों से मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, वो मेरे खुद के थे, वो मेरे खुद के व्यक्तित्व के थे, और जिसने मुझे इतना ज्यादा अकेला कर दिया था, इतना ज्यादा निराश कर दिया था, इतना ज्यादा परिस्थितियों से ही बांध दिया था, जैसे मैं साला केवल परिस्थितियों का पुलिंदा हूँ कि जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे ट्विस्ट करेगा, जैसे चाहे मुझे मूव करेगा, जैसे चाहे मेरे साथ बलात्कार करेगा, जैसे चाहे मेरे साथ व्यवहार करेगा। यहाँ दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हैप्पी जॉयस और फ्री का है, जो फ्री है, फ्री का वो स्वतंत्रता मैंने पूर्ण रूप से खो दी थी, क्योंकि मेरी निर्भरता थी शरीर से लेके, भावनाओं से लेके, संबंधों से लेके, सब तरह से, आर्थिक सुरक्षाओं से लेके, पारिवारिक सुरक्षाओं से लेके, जितनी भी तरह की सुरक्षाएं जीवन में हैं, जिस स्थिति से भी, वो निर्भर थी केवल और केवल वो ह्यूमन बीइंग्स। और एक भी काम नहीं आया जिसने जो किया अपने हिसाब से काम किया। मैं कोई रोष या रिजेंटमेंट से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यह मेरी स्थिति ये थी कि ये लोग जो हैं, ये सब मुझे मेरे लिए दोषी थे, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन मैं यहाँ समझ में आया मुझे, जब मैंने ये स्टेप वर्क किए, कि नहीं, इन बंधनों से सबसे पहले तेरे को स्वयं से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि तेरी जो शराब है, तेरा जो शराबीपन है,
अगर इससे मुक्ति पाना है तो सबसे पहले तुझे इन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा जो तेरे व्यक्तित्व के साथ चिपके हैं। यहाँ ये मायने नहीं रखता तेरे माता पिता कल आज हैं कल नहीं रहेंगे। ईश्वर की बड़ी ग्रेस है कि वो 83 73 के साथ उनका आशीर्वाद बना हुआ है मेरे पास, स्वस्थ है, सब कुछ है, वो आशीर्वाद है। तू चला जाए वो चला जाए वो निश्चित तय करने वाला ऊपर वाला होता है, लेकिन तेरा जीवन पे तेरा नियंत्रण जो है न तेरा होगा न किसी और का होगा, वो ईश्वर का होगा। तू ईश्वर को समर्पित और सरेंडर करके तू अपना जीवन उनके बस पे चला, तभी तू इस शराबीपन से और इस शराबियत से तू मुक्त हो पाएगा। और बिग बुक में भी लिखा भी है वो 3 पर्टिनेंट आइडिया को जब मैं पढ़ता हूँ ना बार बार कि आपको आपकी शराब और आपके शराबीपन दोनों लिखा है दोस्तों उसमें, शराब और शराबीपन, नहीं तो एक ही लिखा रहता शराब से कोई भी मानवीय शक्ति आपको छुटकारा नहीं दिला सकती। वो छुटकारा यही है, वो फ्रीडम की जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो फ्रीडम यही है कि जब मैं अपने अहंकार से मुक्त हुआ, जब मैं अपने ऑब्सेशन से मुक्त हुआ, खुद के प्रति जो भाव है उससे मुक्त हुआ, और मैंने स्वीकार कर लिया कि जिस स्थिति में अगर अब ये रखे ईश्वर, मैं तय है, मैं चलने को तैयार हूँ। चाहे ये साला कटोरा लेके भी अगर मंदिर के पार खड़ा है तो भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे यही करना पड़ेगा। मैं उस मन स्थिति में आया था क्योंकि इसने मेरी वापसी वहां से करवाई थी ईश्वर ने, कि जिस स्थिति में मैं जीवन को जीने की इच्छा हो चुका था। तो मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वहां से जब मैं अंदर से जब फ्रीडम मुक्ति मुझे स्वतंत्रता की ओर लेके जाती है, क्योंकि बिना आप स्वतंत्रता आप अनुभव किए आप खुश रह ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपकी स्वतंत्रता लोगों पे निर्भर है, आपकी निर्भरता अगर लोगों पे निर्भर है, चाहे वो प्रेम से हो, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके वित्तीय मतलब आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, जब तक आपकी निर्भरता उस पर रहेगी, और आप किसी भी परिवार से हो, किसी भी स्थिति में हो, आप केवल हाथ में, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं हैं जीवन में, वो आपकी अपेक्षा पूरा करने नहीं आए, वो अपना जीवन जीने आए हैं। वो अपनी अपेक्षाएं पूरी करेंगे, चाहे बाप की जगह हो, माँ की जगह हो, पत्नी की जगह हो। लेकिन आप क्या हो, वो एक सामान्य लोग हैं। लेकिन मैं निर्भर हो जाता था कि ये पूर्ण करें मेरी निर्भरता को, और वो जब नहीं करते थे तो मैं और दुखी हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह से परतंत्र था, गुलाम था साला। और गुलामी में मैं क्या करता था, फिर वो शराब उठाता था और फिर शराब के साथ वो साझा करता था वो भावनाओं को जो इन्होंने पूरी नहीं की है। और इसी फ्रस्ट्रेशन, इसी ईगो, इसी रेजनमेंट, इसी एंगर के साथ मैं अपने जीवन का पूरा नाश कर चुका था। मैं तो वहां से मैं ये कदमों के द्वारा मेरी वापसी होती है। तो मैं उस स्वतंत्रता को आपको बताना चाहता हूँ जिसको फ्री कहते हैं, फ्रीडम। ये कप में लिखा हैप्पी जॉय फ्री का फ्री। तो मुझे लगा अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं इन पे निर्भर नहीं। तो मैं देखने लगा कि वो खुशी मेरे अंदर महसूस होने लगी। अब नहीं। तो मैं देखने लगा कि इनका व्यवहार जो है, जिनके साथ मैं रहता हूँ, ये जो मेरे साथ रह रहे हैं, इनका व्यवहार अब मुझे दुख नहीं पहुंचाता। अब इनसे मैं संचालित नहीं होता, चाहे ये मेरे साथ अच्छा करें या बुरा करें या जैसा भी करें, मैं इन पे निर्भर नहीं। कहाँ से निर्भर नहीं हूँ? मैं अंदर से निर्भर नहीं हूँ। मैं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इन पे निर्भर नहीं हूँ। तो मेरी जो दुख, पीड़ा, अवसाद, ग्लानि, पश्चाताप, निराशा की जो भावना है, उससे मैं मुक्त हो गया। और जैसे ही उससे मुक्त हुआ तो मुझे बहुत हैप्पीली मैं जीने लगा अपना। मैं प्रेजेंट में जीने लगा। आज मैं जी रहा हूँ, आज मैं जी रहा हूँ। मैं जो पहले या तो पास्ट में या फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज के साथ जीवन जीता था, उससे मैं मुक्त हुआ। मैं प्रेजेंट को समझ पा रहा हूँ, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जितना उसने दिया है मेरे को, अगर जिंदा रहते हुए उसने दिया है, अगर मैं जिंदा हूँ और खुशी खुशी जिंदा हूँ ना, तो मैं कोई सी भी ऐसी स्थिति परिस्थिति जीवन की नहीं है, क्योंकि मैं इतना फेस करके आ चुका हूँ। और उसके बाद भी मैं वन पीस में हूँ। किसी तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। जबकि पत्नी है नहीं, तलाक हो चुका है, 8 साल से रीमैरिज नहीं, बच्चा सब बातचीत होती है उससे, लेकिन इमोशनली दूर है मुझसे। मदर फादर 73 83,
तीसरा मेंबर केवल मैं हूँ यहाँ पे। इन जॉब अभी है नहीं, जॉबलेस हूँ, अभी गई है, लेकिन किसी भी स्थिति परिस्थिति में मानसिक रूप से गरीब नहीं हूँ, भावनात्मक रूप से दुखी नहीं हूँ, किसी पश्चाताप, किसी ग्लानि, किसी निराशा, किसी अवसाद में नहीं हूँ, गरीब नहीं हूँ मैं अंदर से। ये इस प्रोग्राम ने दिया है मेरे को, क्योंकि देखिए ये चीजें मुझे संपन्न नहीं बनाएगी, ये मैं समझ गया हूँ, क्योंकि मैं इतना जीवन जी के आ गया हूँ, इतने उतार चढ़ाव मैंने देख लिए हैं जीवन के इन 53 सालों में। मेरी एज 53 है दोस्तों। मैं इन 53 सालों में वो भव्यता भी देख ली जीवन की, वो भौतिकता भी देख ली, वो आनंद भी देख लिए, भौतिक आनंद भी देख लिए, लेकिन एक ही चीज पे है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलेगा, और अगर कुछ स्थायी है तो वो है परिवर्तन, और वो निश्चित होगा। और अगर मैं ईश्वर के सानिध्य में इस प्रोग्राम के जरिए आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, तो वो जो हैप्पी जॉयस और फ्री लाइफ है, वो किसी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहेगी। मैं ये बहुत पुरजोर और बड़े ही मैं जीवन को जीते हुए महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए, जीते हुए बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं करूंगा कि ये खुद फिलॉसफी है या दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूँ या ओशो की बात कर रहा हूँ या बड़े बड़े महानुभावों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जीवन में मैं जी चुका हूँ, और जिस जीवन में वे हूँ अभी भी मैं किसी पे निर्भर नहीं, चाहे वो मतलब आप ये प्रोग्राम मुझे इस स्थिति में लाता है, तो अगर मैं वो सरेंडर करता हूँ, वो ईश्वर को सौंप देता हूँ कि वो देखेगा यार, अगर उसने लिखा है जेल है तो जेल होगी यार, मैं चाह के भी नहीं होगी तो सवाल ही नहीं उठता। वापसी लोगों की होना है, जो मेरे साथ होना है वो होगी ही होगी, चाहे मैं कुछ नहीं करूँ। लेकिन मैं ईश्वर पे कितना भरोसा करता हूँ कि वो जिस स्थिति में मुझको रख रहा है उतना मैं खुशी खुशी रह रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बस ये वो यही देखता है, वो यही हैप्पी फ्री जॉयस देखता है कि ये जिस परिस्थिति में रह रहा है। क्योंकि मैंने देखे हैं दोस्तों, बस खत्म करूंगा मैं अबीर भाई शेयरिंग को, कि मैं लोग जिस परिस्थितियों से जीते हैं आज, कि वो रोटी के लिए संघर्ष चल रहा है, जीवन तो दूर की बात है, रोटी के लिए संघर्ष चल रहा है। आज उस मालिक ने मेरे को जिस स्थिति में रखा है, उस शराब के ऑब्सेशन, शराबीपन के ऑब्सेशन से, उस डिजायर से दूर हूँ, और जो भी मेरे पास है उसमें एक संतुष्टि भरा अगर मैं जीवन आज की तारीख में एक दिन के हिसाब से जी पा रहा हूँ, तो एक ये उस विशेष कृपा का ही संभव हो पाया है। और ईश्वर इस तरह की कृपा बनाए रखे। और मैं देखता हूँ कि निराशा जीवन में कोई भी है, ईश्वर की प्रकृति में किसी भी तरह की, जैसे लिखते हैं ना कि ईश्वर की इकोनॉमी में कुछ भी जाया नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं है। वो आगे पीछे करके वो सब कंपनसेट करेगा, वो उसका, लेकिन तरीका उसका होगा, समय उसका होगा, वो करना वो जब चाहेगा तब होगा। धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच।